सृष्टि घबराई नजरों से कियान को देखने लगी। कियान ने एक झटके से सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके अचानक से इस एक्शन पर सृष्टि हैरानी से देखने लगी थी। कियान ने सृष्टि के सर पर हाथ रखकर उसका सर अपने चेस्ट में सटा लिया और उसे कमर से मजबूती से पकड़ लिया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। सृष्टि को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वह अपने गुस्से में कियान के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा दे या फिर उसे हवा दे दे। सृष्टि ने कियान की पीठ पर अपनी दोनों हाथ लपेटकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन के बॉडीगार्ड ने पति पत्नी को पकड़ लिया और वहां से लेकर चले गए थे। आर्यन कृतिका के पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया था। कृतिका ने आर्यन की पीठ पर हाथ लपेटते हुए पूछा, हर बात तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं मुसीबत में हूँ? आर्यन कृतिका को खुद से अलग करके उसके माथे पर किस करते बोले, कृतिका मैं और तुम दोनों एक ही तो है, एक जिस्म और दो जान। तो हमारे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है? तुम्हारा आर्यन कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देगा। आर्यन की बात सुनकर कृतिका मुस्कुरा दी और दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए थे। गाड़ी में कृतिका आर्यन के सीने से लगी हुई थी और अपनी दोनों आंखों को बंद करके बैठी हुई थी और आर्यन बड़े प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर किसी भी तरीके से कोई भाव नहीं थे। डार्क हेवन विला कियान की गाड़ी विला के सामने आकर रुकी और ड्राइवर ने जल्दी से नीचे उतरकर गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला और अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। कियान सृष्टि को अपनी गोद में लिए हुए गाड़ी से बाहर निकला और अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए विला के अंदर जाने लगा था। कियान सृष्टि को रूम में लेकर आया और उसे धीरे से जमीन पर उतारकर उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, नेक्स्ट टाइम यू शुडंट सी मी इन ए सच ए शॉर्ट ड्रेस। जल्दी से जाकर चेंज करो वरना मैं इस ड्रेस को जलाकर यहीं पर राख कर दूंगा। सृष्टि जल्दी से कियान को मना करते हुए बोली, गुस्से में ज्वालामुखी क्यों बन रहे हो? मैं अभी चेंज करके आती हूँ। बोलकर सृष्टि जाने के लिए जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाया, कियान ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया। सृष्टि पलटकर कियान को सवालिया भरी नजरों से देखने लगी। ज्ञान बेहद की गुस्से में सृष्टि को काकों ही आंखों में देखते हुए बोला, उस खटारा औरतों से कहाँ जा रही थी तुम? ज्ञान के इस सवाल पर सृष्टि की सांसें अचानक से थम गई थी और वो उससे बचने का बहाना ढूंढने लगी। तभी ज्ञान गुस्से से उसके हाथ को अपने पेट पर लगाते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, जाना मना किया था ना, फिर भी तुम सबसे झूठ बोलकर इस पार्टी में गई थी। सिस्टर जल्दी से अपना सर हाँ ना में हिलाते हुए बोली, नहीं मैं तो फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। लेकिन बोलते ही सृष्टि क्या कि हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने कियान की तरफ देखा जिसके होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी। सृष्टि को समझ आया कि यह प्लान उसका था, उसके मुंह से सच्चाई उगलवाने का। सृष्टि ने धीरे से अपना सर झुका लिया और धीरे से बोली, सॉरी। लेकिन ज्ञान कुछ पल के लिए सृष्टि का चेहरा देखा और उसे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वह अभी इस लड़की को जान से मार दे, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बस इतना ही बोला, जाकर कपड़े चेंज करो। बोलकर ज्ञान गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। सृष्टि ने राहत की सांस ली। जब तक ज्ञान उसके सामने था उसे तो ढंग से सांस भी नहीं आ रही थी। सृष्टि अपनी किस्मत को कोसते हुए बोली, मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है? हर बार मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है? अब सफ़ेद कबूतर मेरी फैमिली को बता देगा और मम्मा और पूरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेंगी और फिर सब मुझसे नफरत करेंगे। कोई भी मुझे प्यार नहीं करेगा। बोलते हुए सृष्टि की आंखों में आंसू गिरने लगे थे। कुछ मिनट बाद सृष्टि ने अपने आंसुओं को साफ किया और खुद को संभाल कर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। ज्ञान इस वक्त अपने स्टडी रूम में था और वो कांच की दीवार के सामने खड़ा होकर गुस्से में सिगरेट के लंबे लंबे कस ले रहा था। वहीं टेबल पर एक ब्लू कलर की फाइल रखी हुई थी जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में सृष्टि इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था। ज्ञान ने अपने मुंह से सिगरेट को निकालकर जमीन पर गुस्से के साथ फेंक दिया और फिर उसे अपने जूते से रौंदने लगा। उसके बाद वो अपनी चेयर पर आकर बैठा और उस फाइल को खोलकर पढ़ने लगा। ज्ञान जैसे जैसे फाइल पढ़ रहा था उसका गुस्सा मानो बढ़ता ही जा रहा था।
उसकी आंखों के सामने बार बार सृष्टि का मासूम सा चेहरा नजर आ रहा था। ज्ञान गुस्से में फाइल बंद करके मेज पर पटकते हुए बोला, जिंदल अपनी उल्टी गिनती देना शुरू कर दे। बर्बादी का ऐसा मंजर दिखाऊंगा कि खुद भी बर्बादी की कांप उठेगी। गिनना शुरू कर दो। ऐसे दर्द दूंगा कि दर्द की हर इंतहा पार हो जाएगी। बस अब तुम लोग देखते जाओ। जो दर्द मेरी जानों ने सहे है ना, उससे करोड़ों गुना दर्द अब मैं तुम सहोगे। खाने की भूख, कपड़ों की जरूरत क्या होती है अब तुम्हें पता चलेगा, जब खाने के लिए खाना नहीं और पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे। बोलते हुए ज्ञान की आंखें गुस्से से धड़क रही थी। सृष्टि चेंज करके बेड पर बैठी थी। तभी उसका फोन बजा। सृष्टि ने अपना फोन उठाकर देखा तो कॉल कोमल की आ रही थी। सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और कॉल पिक करके बोली, आई एम सॉरी यार, मैं नहीं आ सकती। बोलकर सृष्टि ने बिना कोमल की बात सुने ही फोन को कट कर दिया था और नमाको से खुद से बोली, आई एम सॉरी कोमल। वहीं दूसरी तरफ कोमल के घर में कोमल अपना गुस्से से फोन जमीन पर पटक दिया था और चिल्लाते हुए बोली, मेरा प्लान ऐसे फेल नहीं हो सकता। मुझे उसकी गलती की सजा देनी है, उसे तड़पाना है और उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। और फिर वह जोर से एकदम से चीखते हुए बोली, आना ही पड़ेगा। बोलकर कोमल ने गुस्से से बाहर रखी हर एक चीज़ को जमीन पर फेंक दिया था। कुछ ही देर में कमरे में सारी रखी चीज़ें बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। लेकिन कोमल का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। गुस्से में उसका पूरा मेकअप भी, उसके बाल, सब कुछ बिगड़ गए थे। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। डार्क हेवन विला में सिस्टर को बहुत तेज की भूख लगने लगी थी। इसीलिए उसने कमरे में बाहर जाने का डिसाइड किया था। सृष्टि जैसे ही बेड से नीचे उतरने लगी, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी कोल्ड आवाज़ पड़ी, जरा भी हिलने नहीं। उस जानी पहचानी आवाज़ सुनकर सृष्टि के सामने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ ज्ञान अपने हाथों में ट्रे पकड़े खड़ा था। ज्ञान अपने कमरे के अंदर बढ़ाते हुए सृष्टि को एकटक देखते हुए बोला, जब तक मैं नहीं कहता कमरे से बाहर क्या, बेड से उठने की कोशिश भी मत करना, और यही तुम्हारी पनिशमेंट है। बोलकर ज्ञान बेड के पास आया और सृष्टि के ज्ञान का चेहरा देखते हुए धीरे से बोली, तुम्हारी फैमिली को बता दिया। ज्ञान खाने की ट्रे बेड पर रखकर बेड पर बैठकर सृष्टि को अपनी गोद में खींचते हुए बोला, क्या? सृष्टि अपना सिर झुकाते हुए धीरे से बोली, तुमने फैमिली को बता दिया? क्या? सृष्टि की कमर को टाइट पकड़कर उसे खाने का एक बाइट खिलाते हुए बिना एक्सप्रेशन के साथ बोला, नहीं। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसे हैरानी से देखते हुए बोली, लेकिन क्यों? कियान उसके मुंह से दूसरा बात डालते हुए बोला, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने झूठ बोला जिसकी मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। पनिशमेंट का नाम सुनकर सृष्टि का अचानक से मुंह बन गया था और वह धीरे से बोली, इतनी छोटी सी बात पर पनिशमेंट कौन देता है? पनिशमेंट लाल कहीं के, मुझे पूरा यकीन है इन्हें इनके स्कूल में खूब सारी पनिशमेंट मिली होगी, इसीलिए तो मुझे ये हमेशा पनिशमेंट देता रहता है। बोलते हुए सृष्टि अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। कुछ देर बाद सृष्टि को बना खाना खिलाने के बाद ज्ञान बेड से नीचे उतर कर खड़ा हुआ और बिना एक्सप्रेशन के साथ सृष्टि से बोला, आज तुम्हारी कॉफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई है, इसीलिए अभी रेस्ट करो, और अगर फ़ोन दिया है तो उसका सही से यूज करो। कॉलेज तुम इसलिए करने के लिए जाती हो, फालतू फ्रेंड बनाने के लिए, अंडरस्टैंड? सृष्टि ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। कियान खाने की ट्रे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सृष्टि उसकी नकल करते हुए बोली, कॉलेज तुम स्टडी करने के लिए जाती हो, फालतू की फ्रेंड बनाने के लिए नहीं। हाँ हाँ, उसके गुस्से से बड़ी बड़ी बात है, और इसके लिए फालतू लेक्चर सुनकर मेरे तो कान ही पक गए, और कुछ ही सालों में मेरे दोनों कान अचानक से काम करना भी बंद कर देंगे। सही में मुझे इसकी फालतू बातें सुनाई तो नहीं देगी ना? बोलकर सृष्टि गुस्से में मसलते हुए बेड पर लेट गई थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो ज्ञान का सर फोड़ दे, लेकिन बेचारी बस सोच रही थी। वहीं राशि के कॉलेज में राशि अर्चित के साथ कॉलेज के बाहर बने गार्डन में बैठी बुक्स पढ़ रही थी। तभी तारा अपनी फ्रेंड के साथ वहां पर आई। अर्चित और राशि को एक साथ देखकर गुस्से में तारा की मुट्ठियां बन गई थी।
लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अर्चित के पास आई और मुस्कुराते हुए उसे बोली, अर्चित, तुम्हें याद है ना, आज मेरा बर्थडे है और मैंने 7 स्टार होटल में एक पार्टी रखी है। तुम वहां पर आओगे ना? अर्चित राशि का हाथ पकड़ती हुई तारा से सपाट लहजे में बोला, अगर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ आएगी तो मैं जरूर आऊंगा, वरना नहीं। उसकी इस हरकत पर तारा गुस्से में राशि को घूरने लगी थी। वहीं राशि के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वह जानबूझकर तारा को चिढ़ाते हुए अर्चित के गाल पर किस करते हुए बोली, बेबी, मुझे इस तारा चुड़ैल की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना। चुड़ैल शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोग तारा पर जोर जोर से हंसने लगे थे। अपने लिए चुड़ैल सुनकर तारा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए राशि से बोली, हाउ डियर यू इंसल्ट मी। राशि एटीट्यूड में मुस्कुराते हुए तारा से बोली, मेरी कीमत कितनी हिम्मत है कितनी नहीं, ये तो तुमने अभी देखा ही नहीं। राहुल ओबरॉय की प्रिंसेस हो, कमजोर समझने की कोशिश भी मत करना। दूसरों को कमजोर करने का मुझे शौक जरूर है। एक सेकंड नहीं लगेगा अपने डैड से बोलकर तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकालने का। राहुल ओबरॉय का नाम सुनकर अजित के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे थे और गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठियां बन गई थी। लेकिन फिर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके राशि से बोला, तुम इसके मुंह में दबो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। बोलकर अर्चित ने राशि का हाथ पकड़कर उसे उठाया और दांत पीस कर वहां से जाने लगा। तारा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए खुद से बोली, पार्टी में तो तुम लोगों को आना पड़ेगा और ये राशि के साथ। पार्टी राशि तुम्हारे लिए इतनी यादगार होने वाली है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। भूलने की कोशिश करोगी इस पार्टी को, कभी भूल नहीं पाओगे, आई प्रॉमिस। बोलते हुए तारा के एक्सप्रेशन खतरनाक हो गए। जंगल के बीचों में बने हुए खंडहर में एक आदमी बुरी तरीके से चीख रहा था, क्योंकि उसे गर्मा गर्म लोहे की रॉड लगाई जा रही थी। वह आदमी चीख चीख कर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उस पर रहम नहीं खा रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी जो यह नज़ारा देख रही थी बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसकी पूरी बॉडी डर से कांप रही थी। उसके रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए थे, क्योंकि उसे डर था ये जो उसके पति के साथ हो रहा है कहीं ऐसा उसके साथ ना हो जाए। और चिल्लाते हुए कहा, खड़े हो। आदमी से कहा, तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी वहाँ पर एक जोरदार आवाज गूंजी, क्योंकि तुमने आर्यन गोयनका के जुनून को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। आवाज को सुनकर आदमी औरत दौड़ते हुए सामने देखा, जहाँ पर आर्यन अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए हुए खड़ा था। आर्यन को वहां पर देखकर वह पति पत्नी और भी ज्यादा से कांपने लगे थे। तभी आर्यन ने देखा उसका जो आदमी उस आदमी को लोहे की छुआ जा रहा था, वह भी रुककर उसे ही देख रहा था। आर्यन अपनी जुनूनी आवाज में चिल्लाते हुए बोला, जब तक जान न निकल जाए रुकना नहीं चाहिए। बोलकर आनंद बाहर रखे किंग साइज सोफे पर बैठ गया और अगले ही पल पहले से भी ज्यादा चीखें उस आदमी की गूंजने लगी थी, जिन्हें सुनकर आनंद के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई थी। और रोते हुए आनंद से बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मेरे पति ने किया है। उसे ही चाहिए थी वो प्रॉपर्टी, लेकिन उसकी पत्नी की तो वजह से हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में चली गई थी। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब तो मेरे पति ने किया है। अपनी पत्नी की साइड बदलते हुए देखकर आदमी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। वही आर्यन अचानक से जोर जोर से हंसने लगा था और फिर रुककर सीरियस आवाज में उस औरत से बोला, तुम्हें क्या लगता है आर्यन गोयनका इतना बेवकूफ़ है जो तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर देगा? नो, गलती होती तो माफ़ कर देता, लेकिन आर्यन गोयनका की वाइफ को नज़र उठाकर देखना सबसे बड़ा गुनाह है, जिसकी माफ़ी नहीं बल्कि सज़ा है। बोलकर आर्यन ने अपनी आदमियों को देखा। वहीं आर्यन की बात सुनकर उस औरत को डर से कांपने लगी थी। तभी वहाँ पर एक लड़की आई और आर्यन के सामने अपना सर झुकाते बोली, यस बॉस। आर्यन ने उस लड़की को इशारा किया और अपने बॉस को इशारा समझकर वो लड़की उस औरत को उसके
गालों को पकड़कर खींचते हुए एक रूम में ले गई। अगले ही पल उस औरत की दर्द से भरी चीख पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। कुछ देर बाद आर्यन ने उसे आदमी को देखा जो बिल्कुल अधमरा था। आर्यन ने अपना हाथ आगे किया। अगले ही पल उसके हाथों में गन थी। आर्यन ने उस आदमी की माथे के बीचों बीच गोली मारी, जिससे उस आदमी की मौत वहीं हो गई थी। आर्यन अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और अपनी जुनूनी आवाज में बोला, महीने बदलेंगे, साल बदलेंगे, लेकिन आयन गोयनका के लिए जुनून कम नहीं होगा। जो भी उसकी वाइफ को अपनी गंदी नजर से उठाकर देखने की कोशिश करेगा, आर्यन गोयनका उसकी आंखें नोच लेगा। बोलते हुए आर्यन के फेस पर एक जुनूनी भरी मुस्कुराहट आ गई थी। डार्क हेवन बिला दृष्टि रूम में बेड पर बैठी बुक पढ़ रही थी। तभी ज्ञान गुस्से में रूम में आ बोल आधा और जानना रेडी होना। यह सुनकर सृष्टि के चेहरे पर हल्का सा डर था कि वो कहीं कृतिका और आनंद बाकी फैमिली मेंबर को कैसे फेस करेगी। सृष्टि ने बुक को साइड के रखा और बेड पर उठकर रेडी होने चली गई थी। ज्ञान ने किसी को कॉल किया और बोला, खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। ज्ञान बिना एक्सप्रेशन के साथ अपनी खतरनाक आवाज में बोला, अगर मुंह नहीं खोल रहा है तो ऐसे मुंह का क्या फायदा, गरम गरम लावा भर दो उसके मुंह में, क्योंकि अब है हमारे किसी काम का नहीं है तो उसे धरती पर बोझ क्यों बनाना। बोलकर ज्ञान ने कॉल कट कर दिया और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ घंटों बाद ज्ञान रेडी होकर हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। सृष्टि का वेट कर रहा था। ज्ञान अपनी रेस्ट वॉच में टाइम देखते हुए नाराजगी से बोला, कौन सा पार्टी में जा रहे हैं जो इतना तैयार हो रही है मैडम। तभी उसके कानों में किसी के चलने की आहट पड़ी। ज्ञान ने अपने सर घुमाकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो अचानक से एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई। वाइट कलर की अनारकली कुर्ती जिस पर ऑरेंज कलर की डिजाइन बनी थी, गले पे ऑरेंज कलर का दुपट्टा, हाथों में सिल्वर कलर की चूड़ियाँ, कानों में बड़ी बड़ी इयररिंग्स, मांग में चमकता हुआ टीका, ज्ञान के नाम का सिंदूर, गले में छोटा सा मंगलसूत्र और खुले लंबे बाल और पैरों में हाई हील सीढ़ियों से उतर रही थी। हवा की वजह से उसके बाल बार बार उसके चेहरे को ढक रहे थे, जिन्हें वह बार बार अपने हाथों से पीछे पड़ा रही थी। क्या सृष्टि का चेहरा एक टक देखते हुए सोफे पर उठकर बैठ गया और सृष्टि की तरफ बढ़ गया। ज्ञान सीढ़ियाँ चढ़कर सृष्टि के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। क्या सृष्टि के चेहरे की तरफ देख झुकते हुए धीरे से बोला, ब्यूटीफुल। ज्ञान के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सृष्टि के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो बोली, थैंक यू। बोलकर सृष्टि आगे बढ़ गई थी। तभी ज्ञान ने उसका हाथ पकड़ लिया। गोइंका मिला। कुछ घंटों बाद एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज गोइंका बिला के सामने आकर रुकी। सृष्टि अपने दिल पर हाथ रखते हुए मन में बोली, मुझे इतनी अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। तभी उसके कानों में ज्ञान की सर्द आवाज पड़ी, क्या सोच रही हो। सृष्टि धीरे से अपना सर ना में हिलाते बोली, कुछ भी नहीं। बोलकर सृष्टि ने गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतर गई। ज्ञान भी गाड़ी से दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया और दोनों हाथ में गोइंका विला के अंदर के लिए जाने लगी थी। सृष्टि ज्ञान के मेन गेट के अंदर आई। सृष्टि ने जैसे ही सामने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया था, क्योंकि उसके सामने ओम प्रकाश और श्रद्धा सोफे पर बैठे थे हुए थे। मनीष और सुरेखा जी से बातें कर रहे थे। दूसरी ओर पर ज्ञान आर्यन बैठे थे और साइड वाली सोफे वानी बैठी थी। ज्ञान बड़ी बिना उस लोगों पर ध्यान दिए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे थे। तभी आनंद ने उसे रोका, ज्ञान तुम्हारे सास ससुर आए हैं, मिलोगे नहीं उनसे। ज्ञान की बात सुनकर सरिता ने सृष्टि की तरफ देखा जो अपने कदम पीछे ले जा रही थी। सरिता जी इमोशनल ड्रामा करती हुई सृष्टि के पास आने लगी। तभी उसके कानों में ज्ञान की सर्द आवाज पड़ी, आपको मेरी जानों को छूने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान की बात सुनकर सरिता और ओम प्रकाश गुस्से से अपने दांत पीसने लगे थे। सृष्टि भी हैरानी से ज्ञान को देखने लगी थी। ज्ञान सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया और सृष्टि के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डिसाइड करो, तुम्हारी फैमिली या तुम्हारा पति। सृष्टि हैरानी से ज्ञान को देखने लगी। उसकी आंखों के सामने वो सीन किसी फिल्म की तरह चलने लगा था, जब ओमकार और सरिता जी उसके बदले में पैसों से भरा बैग लिए हुए थी
और उसकी बातें उसके कानों में गूंजने लगी थी। सृष्टि कियान की आंखों में देखते हुए धीरे से बोले, मुझे मेरा पति चाहिए। कियान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। ओम प्रकाश ने गुस्से में श्रद्धा को इशारा किया। श्रद्धा जी ने उनका इशारा समझकर सृष्टि से रोते हुए कहा, बेटा एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे। तुम जानती हो ना, जब से तुम्हारी गायब होने की खबर मिली है मेरा तो कलेजा ही फट गया है। और तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। कब से हम दोनों तुम्हें ढूंढने के लिए तरस रहे थे, और आज जब हम तुम्हें अपने साथ जाने के लिए आए हैं तो तुम ये वो क्या बोल रही हो? क्या तुम्हारी नज़र में अपने माँ बाप के लिए कोई इज्जत नहीं है? सृष्टि का गुस्से में मन कर रहा था कि वह सारी सच्चाई सबको बता दे कि वह लोग कैसे हैं, लेकिन वह नहीं चाहती कि कियान की फैमिली उसकी फैमिली के बारे में गलत सोचे, उसकी समाज में कोई इज्जत ना रह जाए। इसीलिए सृष्टि चुप थी। कृतिका हल्के से गुस्से से कियान को डांटते बोली, बेटा ये कौन सा तरीका है अपने बड़ों से बात करने का? वो दोनों सृष्टि की माँ बाप है, इसीलिए अभी उनसे माफ़ी मांगो और फिर छूकर आशीर्वाद लो। ज्ञान बिना एक्सप्रेशन से कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, नो मॉम, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और क्या बोल रही हैं आप? ये मेरी जाना के माँ बाप हैं, उसकी शादी करवा रहे थे, तब उन्हें अपनी बच्ची का ख्याल नहीं आया था। और एक बात मैं आप सभी को बता देना था, सृष्टि का रिश्ता सिर्फ मुझसे है, मेरी फैमिली से है, और किसी से नहीं। बोलकर ज्ञान सृष्टि को वहाँ से अपने साथ सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा था। कृतिका गुस्से में आर्यन से बोली, तुम अपने बेटे को कुछ समझाओ। आर्यन ओम प्रकाश जी और सत्ता जी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता मेरे बेटे ने कुछ भी गलत कहा है, इसलिए आप लोग आराम से जा सकते हैं। फिक्र मत कीजिए, हमारी बहू हमारे यहाँ पर बहुत खुश है, और ये तो आपने अपनी आंखों से ही देख लिया होगा। ओ बोलकर आर्यन ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और सीढ़ियों से अपने कमरे में चला गया। कृतिका की आंखें हैरानी सी बड़ी हो गई थी। उसे तो लगा था कि आर्यन ज्ञान को समझाएगा, लेकिन यहाँ तो हमेशा उसे डांटने वाला आज उसका सपोर्ट कर रहा है। ओम का प्रकाश और सत्या गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। मनीषा और सुरेखा दोनों आपस में हाथ जोड़कर ओम प्रकाश जी और सत्ता जी से बोले, बच्चों की तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी यहाँ बहुत खुश है। सत्ता जी मन में कुटते हुए अपना सिर हिलाया और ओम प्रकाश जी वहाँ से निकल गए थे। ज्ञान का रूम ज्ञान वॉशरूम में आया था तो देखा सृष्टि गुमसुम सी खड़ी थी। ज्ञान ने सृष्टि के कंधों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? सृष्टि ज्ञान की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, ये लोग मुझे यहाँ से लेकर जाकर बेच देंगे, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहना है। बोलकर सृष्टि ज्ञान के सीने से लग गई थी। ज्ञान सृष्टि की पीठ को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स जाना, तुम कहीं नहीं जा रही हो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। सृष्टि ने अपना चेहरा ऊपर करके ज्ञान की आंखों में देखा और फिर धीरे से बोली, सच तुम मुझे हमेशा अपने पास ही रखोगे ना, कभी मुझे दूर तो नहीं करोगे? ज्ञान प्यार से सृष्टि के माथे को चूमते हुए बोला, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और ना किसी को तो मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा, और जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है मैं उसकी सजा उसे देकर रहूंगा। कुछ घंटों बाद ओम प्रकाश और श्रद्धा जी अपने घर पर आ गए थे। श्रद्धा जी घर में आते ही गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली, ये अभागन तो अपनी माँ से भी तेज निकली। एक इसकी माँ जब तक जिंदा थी तुम्हें मेरे पास नहीं आने दिया, और मरने के बाद इस अभानकन को हमारे गले छोड़ गई थी। ओम प्रकाश जी गुस्से से चिल्लाते सदा बोले, ये सब तुम माँ बेटी की गलती है, अगर उसने उस लड़की का ध्यान रखा होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने को मिलता। सरिता जी गुस्से से ओम प्रकाश जी का जवाब देने ही वाली थी, तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। सरिता जी उस आवाज़ को सुनकर गुस्से से चिल्लाते बोली, यही तो रह गया है अब हमारा, दरवाज़ा भी तोड़ दो। बोलते हुए सत्ता जी दरवाजे के पास आई, और जैसे ही दरवाज़ा खोला तभी अचानक से झटके से साथ दरवाज़ा एकदम टूटकर नीचे गिर गया था। शुक्र था कि उनके ऊपर नहीं गिरा था। सत्ता जी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। ओम प्रकाश यह देखकर गुस्से से चिल्लाते बोले, ये क्या बेहुदा हरकत है? तभी घर के अंदर 50 से 15 से 20 ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए बॉडी गार्ड्स अंदर आए। उसके बाद एक हैंडसम सा लड़का
जिसकी उम्र करीब 23 से 24 के करीब होगी, वह भी अंदर आया। बॉडीगार्ड का ऑर्डर देते हुआ, ये जितना भी सामान रखा है सब तोड़ दो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। उस आदमी का ऑर्डर पाकर सभी बॉडीगार्ड घर में रखी सारी चीजें तोड़ने लगे थे। यह देखकर ओम प्रकाश जी उन दोनों के पास आए और चिल्लाते, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, तुम लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। तभी उस आदमी ने, जो ओमकार जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, अगर तू जान गया कि हम किसके आदमी हैं तो तू बोलने लायक नहीं रहेगा। और फिर गुस्से से अपने आदमियों की तरफ देखते हुए, जल्दी से सब कुछ छोड़ो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए यहाँ पे। सत्ता जी ने यह देखकर रोते हुए साधु से, लेकिन आप ऐसा किसके कहने पर कर रहे हैं? वो आदमी घमंड से मुस्कुराते बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे बॉस के बारे में जान सको, इसलिए बेहतर रहेगा कि हमारा काम करने दो, वरना ये चीजें टूटी है ना, तुम लोग भी इसी तरह टूट जाओगे। उस आदमी की धमकी सुनकर सत्ता जी के कदम खामोश हो गए थे, क्योंकि उन्हें उस आदमी की काफी धमकी कोई खोखली धमकी नहीं लग रही थी। कुछ घंटों में उस घर में रखी हर एक चीज टूटी पड़ी थी, सोफे पर बड़ी सी सब कुछ बाहर पड़े थे। एक किनारे सत्ता जी कानों में बैठी रो रही थी। उस आदमी ने अपने आदमियों को इशारा किया और अगले ही पर सोफा और बैग आग से जल रहे थे। अब वहां पर सिर्फ राख ही बची थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉडीगार्ड ने ओम प्रकाश और श्रद्धा जी का घर से बाहर निकाला और पूरे घर में आग लगा दी। श्रद्धा और ओम प्रकाश कुछ भी घंटों में अब बेघर हो चुके थे। अब ना उनके पास रहने के लिए घर था, ना ही खाने के लिए खाना, और ना ही पहनने के लिए कपड़े। आसपास में सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन बॉडीगार्ड के साथ जाकर उलझे। सब लोग बस तमाशा ही देखे जा रहे थे। श्रद्धा जी और ओम प्रकाश जी रोते हुए सभी से मदद मांग रहे थे, लेकिन किसी की भी कोई भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग उनकी मदद कर सके। श्रद्धा जी रोते हुए अपने जलते हुए घर को देख रही थी। तभी बॉडीगार्ड्स उनके पास आए और उन दोनों को उठाकर अपनी गाड़ी में डालकर वहां से निकल गई। वो ब्रह्म मेंशन राशि अपने रूम में बैठी हुई फोन पर अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। वहीं अर्चित बार बार मानसी का कॉल लगा रहा था। वहीं बढ़िया मिला। अर्चित गुस्से में अपने फोन को स्क्रीन को देखते बोला, ये लड़की मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही, इतनी देर से इसके साथ बिजी है। तभी उसकी मॉम नताशा भाटिया की आवाज़ आई, जिसे कॉल लगाने का ट्राई कर रहे हो। अजित ने पलट कर नताशा की तरफ देखा और कड़वी मुस्कुराहट को मुस्कुराते हुए बोला, आपके एक्स बॉयफ्रेंड की बेटी को और कुछ जाना है आपको? नताशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह गुस्से में अपने दांत पीसते बोली, मत भूलो अर्जित कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मेरे बेटे। अर्जित गुस्से से चिल्लाते हुए नताशा से बोला, मुझे याद दिलाने की बेहतर आप याद कर लीजिए कि मैं आपका कोई बेटा नहीं हूँ, मैं बस अपने डैड का बेटा हूँ, नैतिक भाटिया का। बोलकर अर्जित गुस्से में अपने पैर पटक दिए वहां से चला गया। नताशा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, पहले वह मानसी मुझसे राहुल को छीन कर ले गई थी और अब उसकी बेटी मुझसे मेरे बेटे को छीनने की कोशिश कर रही है। इस घर की बहू सिर्फ तारा ही बनेगी, कोई राशि नहीं। मुझे अर्चित को उस राशि के खिलाफ भड़काना होगा ताकि वो लड़की मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। बोलकर नताशा कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद राशि ने कॉल करके और अर्चित की इतनी मिस कॉल देख कर हैरानी से खुद से बोली, अर्चित की इतनी मिस कॉल, क्या बात है? बोलकर राशि ने अर्चित को कॉल लगाई। दूसरी तरफ से अर्चित ने कॉल पिक की और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, राशि मैं तुम्हें कब से कॉल लगा रहा था, तुम उठा क्यों नहीं रही थी? इतनी कहाँ बिजी हो गई हो जो तुम्हें मेरी कॉल्स भी दिखाई नहीं दे रही थी? अर्चित की गुस्से से भरी आवाज सुनकर राशि भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, इतना बड़ा कौन सा इशू हो गया है जो तुम ऐसे चिल्ला रहे हो? नहीं देखी मैंने तुम्हारी कॉल्स, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अर्चित गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, तो तुम्हारे लिए मुझसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी फ्रेंड्स हो गई। एक बात मेरी अच्छे से सुन लो राशि, मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ तुम्हें आंसर करना होगा। अगर तुम बिजी हो तो मुझे मैसेज करो, समझ गई? बोलकर अर्चित ने कॉल कर दिया। राशि गुस्से से अपने कान से फ़ोन उठाकर फ़ोन पर स्क्रीन पर देखा और फिर गुस्से से
चिल्लाते हुए बोली, इसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। इसने क्या सोचा ये मुझ पर चिल्ला जाएगा और मैं चुपचाप इसकी बात सुनूंगी? नहीं, मैं राशि ओबरॉय हूँ जो सुनती नहीं सिर्फ सुनाती है। बोलकर राशि ने गुस्से से अपने फोन को जमीन पर पटक दिया और अपने बालों को नोचते हुए बेड पर बैठ गई थी। अचित की वजह से राशि का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, इसलिए अपने उसने अपनी माइंड को फ्रेश करने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ नाइट क्लब जाने का डिसाइड किया। राशि ने अपनी फ्रेंड को कॉल करके उन्हें सब कुछ बता दिया और फिर जाने के लिए रेडी होने लगी। राशि ने डार्क ब्लू की कलर की बाहें फॉर्म स्कर्ट स्ट्राप और ड्रेसेस आउट कट आउट बॉडी कॉन ड्रेस पहनी थी। गले में सोने की पतली चेन, कानों में बड़े बड़े होप इयररिंग्स और पैरों में ब्लू कलर की हाई हील्स, होठों पर रेड लिपस्टिक, खुले हुए बाल। राशि उस ड्रेस में बिल्कुल बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी। राशि ने खुद को एक नज़र मिरर में देखा और कमरे से बाहर निकल गई। राशि सीढ़ियों से नीचे उतर कर हॉल में आई और वहाँ पर रखे हुए सोफे पर बैठी मानसी से बोली, मम्मा मैं नाइट क्लब जा रही हूँ। मैंने डैड को कॉल करके सब कुछ बता दिया है। मैं बस कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगी। मानसी अपनी सास के साथ सोफे पर बैठी किसी बारे में डिस्कस कर रही थी। राशि की बात सुनकर मानसी उसकी तरफ देखते हुए, ठीक है जाओ, लेकिन आधे घंटे में वापस आ जाना। राशि ने अपने सिर हिलाया और ओवर मैजन के बाहर निकल गई। राशि अपनी फेवरेट कार से पास आई और वहाँ खड़े ड्राइवर्स की कार की चाबी मांग के बोली, ड्राइवर अंकल मुझे इस गाड़ी की चाबी चाहिए। ड्राइवर बेचारा घबराते हुए, लेकिन छोटी मैडम, राहत सर जी ने आपको अकेले गाड़ी जाने के लिए मना किया है। राशि गुस्से में ड्राइवर को घूरते हुए बोली, आप जानते हैं भी है कि आप किसे मना कर रहे हैं। इसका अंजाम आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसके बारे में आपको पता है ना। और फिर वह स्टाइल में चुटकी बजाते हुए बोली, 2 सेकंड नहीं लगेंगे मेरे डैडा ने कह कर आपको नौकरी से निकलवाने की। में राशि की धमकी सुनकर ड्राइवर के माथे पर पसीना झलकने लगा था और वो तुरंत राशि को माफ़ी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी मैडम, ये लीजिए कार की चाबी। बोलकर ड्राइवर ने अपनी शर्ट की जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर राशि को दे दी थी। राशि चाबी लेकर एक नज़र ड्राइवर को देखकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गई। गोइंका बेला रात का वक्त, ज्ञान का रूम, सृष्टि कल कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसके दिमाग में कोमल का ख्याल आया। अब वो दुखी होते हुए खुद से बोली, मैंने अपनी इतनी अच्छी फ्रेंड को खो दिया। बोलते हुए सृष्टि का चेहरा उदास हो गया। वहीं दूसरी तरफ कोमल के घर पर कोमल किसी से फ़ोन पर बात करते बोल रही थी, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, वरना अंजाम तो तुम जानते हो। और पैसों की फिक्र मत करो, जितना मांगोगे उतना मिलेगा, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा दूंगी। बस उस लड़की को हमारे रास्ते से हटाना है। मैं कल उसे कॉलेज के पीछे जो दरवाज़ा है वहाँ पर लेकर आऊँगी। उसके बाद तुम्हें अपना काम शुरू करना है। बोलकर कोमल ने कॉल को कट कर दी और नफरत से मुस्कुराते हुए बोली, सृष्टि गोइंका, एक बार तो तुम मेरी जान से बच गई थी, लेकिन इस बार तुम्हारा वह पति भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बोलकर कोमल जोर जोर से शैतानों की तरह हंसने लगी थी। मून लाइट क्लब। राशि अपनी फ्रेंड के साथ मून लाइट क्लब में आई थी। मून लाइट क्लब में ज़्यादातर अमीर परिवार के ही बच्चे आते थे। क्लब में इस वक्त बिल्कुल लाउड म्यूजिक चल रहा था, जिसमें कुछ बच्चे अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे। राशि अपने फ्रेंड के साथ जूस पी रही थी। तभी उसकी फ्रेंड उसको शैम्पून की बोतल देते हुए बोली, तू भी क्या बच्चों की तरह जूस पी रही है, इसे ट्राई कर। राशि शैम्पून की बोतल देख मना करते हुए बोली, नहीं यार, मैंने कभी ट्राई नहीं की और मुझे पीना भी नहीं है। राशि की फ्रेंड राधिका उसे फोर्स करते हुए बोली, कम ऑन डार्लिंग, अब तो छोटी नहीं रही, सो जस्ट एंजॉय इट। बोलकर राधिका ने राशि के हाथ में उस बोतल को पकड़ा दिया था। राशि ने एक नज़र सबकी तरफ देखा। सभी लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। राशि ने भी बिना ज़्यादा सोचे बोतल को अपने होठों से लगा लिया और पीने लगी। पहले तो राशि को कुछ भी कड़वा कड़वा लगा, लेकिन बाद में वो मज़े से पीने लगी थी। राशि ने उस बोतल को तरफ देखा जहाँ लड़के लड़कियाँ डांस
क्लोज होकर डांस कर रहे थे। राशि भी मुस्कुराते हुए स्टेज पर आई और डांस करने लगी। बैकग्राउंड म्यूजिक अरे लड़की ब्यूटीफुल करके चल, देख तेरा रंग सांवला हुआ मामला, लड़की मिली है तुझे गलत मामला, बोलती बन मेरे कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा न जाए, चल नाचे तो दिल में लटक मटक मटक, जस रवीना टंडन आग लगाने आई है बंटन, गोली चल के धाए। और लड़की ब्यूटीफुल करके जो राशि कमर मटकाते हुए बड़ी अदाओं से डांस कर रही थी। वो डांस करते हुए वक्त और भी ज़्यादा हॉट लग रही थी। राशि अपनी धुन में ही डांस किए जा रही थी। तभी एक नजर हैंडसम सा लड़का उसके पास आया और ऊपर से नीचे हवस भरी नजरों से उसे घूरते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल, वुड यू लाइक टू डांस विद मी। राशि अब बुरी तरीके से नशे में झूम रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। राशि के कहने की देर थी। उस लड़के ने राशि की कमर को से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसके साथ डांस करने लगा। राशि अपनी नशीली आंखों से उस लड़के को देखते हुए डांस करने लगी थी। उस लड़के ने धीरे धीरे से राशि की लोअर बैक पर हाथ जा रहे थे, लेकिन राशि को इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं था। वो नशे में धुत होकर डांस किए जा रहे थे। वो लड़का अब राशि की खुली हुई थाई को सहला रहा था। तभी उसकी नज़र राशि के लाल होठों पर गई, जिसे देखकर उस लड़का का गला सूखने लगा था। वह धीरे से राशि के होठों की तरफ झुकने लगा था, लेकिन वो उन्हें छू भी पाता। एक जोरदार पंच उसके मुंह पर आकर पड़ा और वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया था। आवाज को सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगे। राशि भी अपनी नशीली आंखों से उस लड़के को देखने लगी। म्यूजिक सिस्टम तुरंत बंद हो गया और जो लोग डांस कर रहे थे वह भी रुक गए थे और रुक कर उस दिशा में देखने लगे थे जहाँ से वो आवाज आई थी। वह लड़का नीचे बैठा था और गुस्से में उस लड़के को जोर से पंच पर पंच मारने लगा था और गुस्से में अपने दांत पीसे हुए, तेरी हिम्मत पर कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी हरकतें करने की। लड़का तुरंत अपनी सफाई देते हुए बोला, भाई जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं तो बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन अर्जित ने उसकी एक भी नहीं सुनी और लगातार उसे मारता हुआ क्लब का मैनेजर मारने पीटने की आवाज़ सुनकर वहां पर आ गया। लेकिन अर्जित को देखकर मैनेजर की उसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैनेजर अर्जित को बहुत अच्छे से जानता था। साथ ही ये भी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह आगे कुछ भी बोलने लायक नहीं रहेगा। जब वो लड़का बिल्कुल अधमरा हो गया तब जाकर अर्जित ने उसे छोड़ा और गुस्से में राशि का पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। राशि को वैसे तो कोई भी होश नहीं था। वह बस अपनी नशीली आंखों से अर्जित को देख रही थी। अर्जित राशि को अपने हाथ साथ ले जाने लगा, लेकिन जैसे ही राशि ने अपना एक कदम बढ़ाया उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गिरती उससे पहले ही अर्जित ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अर्जित समझ गया कि राशि ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया और वो चल भी नहीं पाएगी। अर्जित ने बिना देर किए राशि को अपनी बाहों में उठा लिया और क्लब से बाहर ले जाने लगा। वहीं एक कोने में एक साया उन दोनों की फोटो और वीडियो बना रहा था। अर्जित राशि को अपनी बाहों में उठाकर पार्किंग एरिया में आया और राशि से बोले, तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है। राशि अपनी नशीली आवाज में बोली, मैं अकेले आई हूँ। अर्जित गुस्से में राशि का चेहरा देखते हुए बोला, और तुम अकेले क्यों आई हो। राशि मासूमियत से अपने होठों पर हाथ रखकर याद करने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मैं अकेली क्यों आई हूँ। अजीत को राशि पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह अभी कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैडम नशे में है जो है। अजीत अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए राशि से बोला, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। राशि मासूमियत से बोली, पता नहीं, लगता है किसी ने चोरी कर ली। अजीत ने गुस्से में अपना माथा दबाया और गुस्से से राशि को लेकर अपनी गाड़ी के पास आया। अजीत ने बाहों में किसी लड़की को देखकर ड्राइवर बुरी तरीके से शॉक्ड रह गया था। अजय गुस्से में ड्राइवर को घूरते बोला, क्या है, कार का दरवाज़ा खोलो। ड्राइवर बेचारा हड़बड़ाते बोले, जी 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 सर। बोलकर ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और जल्दी से खोल दिया। अर्जुन ने राशि को पीछे सीट पर बिठाया और खुद भी उसके बगल में आकर बैठ गया था। बगल में बैठ गया और ड्राइवर को ऑर्डर देते बोला, गाड़ी ओवरब्रिज मेंशन लेकर चलो।
ड्राइवर ने अपना सर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। राशि पीछे सीट पर अपना सर पीछे सीट पर टिकाए हुए बैठी थी और वहीं अर्चित उसे बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। राशि अपनी उंगलियों से अर्चित का चेहरा टच करते मासूमियत से बोली, तुम कितनी क्यूट हो। राशि की ये बात सुनकर अर्चित उसे गुस्से में देखने लगा। ड्राइवर की यह सुनकर हंसी छूट गई थी। दोनों खुद पर घूरते हुए महसूस हुई। ड्राइवर ने जल्दी से अपनी हंसी को कंट्रोल किया और सामने ध्यान से देने लगा। अर्जित गुस्से में राशि का हाथ पकड़ते बोला, क्यों तुम लड़कियों होती है, हम लड़के नहीं। राशि की मासूम से पूछा, लेकिन लड़के क्यूट क्यों नहीं होते, तुम तो बहुत क्यूट हो। अर्जित अपने सर हिलाते हुए राशि से बोला, मुझे नहीं बोला पता, बस तुम चुपचाप से सो जाओ, तुम्हारा घर आ जाएगा तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। राशि जिद करती बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे तुम्हारे साथ रात बितानी है। फिर सोचते हुए, तो मैं कहाँ थी, हाँ तो मुझे ये बताओ कि लड़के क्यूट क्यों होते हैं। अजय गुस्से में झुंझुलाते हुए बोला, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, और अगर तुमने मुझसे एक सवाल किया तो मैं तुम्हें चलती हुई गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। अजित की धमकी सुनकर बेचारी राशि का तो चेहरा बिल्कुल रोने वाला हो गया था। वो जल्दी से अजित का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ 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 मुझे मत फेंकना। बोलते हुए राशि पूरी तरीके से अजित से लिपट गई थी। अजित हल्के गुस्से में राशि को खुद से दूर करते हुए बोला, सही से बैठो, नहीं फेंक सकता। राशि मासूम से अपना सिर नाम में हिलाती बोली, क्या पता तुम्हारा इरादा बदल जाए और मुझे फेंक दो। अजित गुस्से में राशि को देखने लगा और घूरते हुए बोला, सही का इरादा तो मेरा बदला सकता है, और क्या पता मैं तुम्हें अभी फेंक दूं। राशि ने डर से अजित के सीने में अपना सर छुपा लिया। राशि के इतना करीब होने से अर्जित को बेचैनी हो रही थी। राशि की चेस्ट अर्जित की चेस्ट से टच हो रही थी, जिससे एक रोमांच की लहर उसकी पूरी बॉडी में दौड़ रही थी। कुछ घंटों बाद अर्जित की गाड़ी ओपरा मैंसन के सामने रुकी। अर्जित ने अपने सीने में छुपी राशि को देखा, जो नशे में गहरी नींद में सो रही थी। अर्चित ने गहरी सांस ली और राशि को अपनी बाहों में सही से संभालकर गाड़ी से नीचे उतर आया और ओपरा मैंसन के अंदर जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसने ड्राइवर को रोक दिया। अर्चित हल्का मुस्कुराते हुए उससे बोला, मैं आपकी मैडम का क्लासमेट हूँ। आपकी मैडम ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं इन्हें इनके मेंशन छोड़ने आया। बॉडीगार्ड ने कुछ नहीं कहा और अर्जित को अंदर जाने दिया। अर्जित एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। हॉल में मानसी बार बार दीवार पर टंगी घड़ी में टाइम देख रही थी। राहुल अपने हाथ में कुछ टैप करते हुए मानसी से बोला, परेशान मत हो, तुम्हारी प्रिंसेस आ जाएगी। मानसी ने कुछ नहीं कहा, तभी घर की डोरबेल बजी। मानसी हल्के गुस्से में राहुल से बोली, मैडम 8 घंटे का बोल कर गई थी और अब आ रही हैं। उसकी बात सुनकर राहुल मानसी को समझाते हुए बोला, देखो मेरी प्रिंसेस को अब डांटना मत, मैं उसे समझा दूंगा। मानसी राहुल को देखने लगी, जैसे बोल रही हूँ, मुझे पता है तुम उसे कैसे समझाओगे। शायद राहुल भी मानसी के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था, इसलिए कुछ नहीं बोला। मानसी ने मेन गेट का दरवाज़ा जैसे ही खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरानी से पूछा, तुम कौन हो। मानसी की आवाज़ सुनकर राहुल भी मानसी के पास आ गया और उससे पूछा, क्या हुआ मानसी, कौन है। बोलकर राहुल ने नजर जैसे ही सामने गई तो एक पल के लिए वह भी शॉक रह गया। अर्जित हल्का मुस्कुराते बोला, हेलो अंकल, मैं राशि का दोस्त। उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वह बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ छोड़ने आया हूँ। राहुल ने जल्दी से मानसी को अपनी गोद में लिया और मुस्कुराते हुए अर्जित से बोला, थैंक यू सो मच बेटा, अंदर आओ कर बैठो। अर्जित राहुल को देखते हुए अपने मन में बोला, आज अंतर बुला रहा है, सच्चाई पता चलेगी तो धक्के मार कर बाहर निकालेगा। फिर सोचते हुए अर्जित के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और मुस्कुराते हुए राहुल से बोला, इट्स ओके अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ, नमस्ते। बोलकर अर्जित वहाँ से चला गया। मानसी गुस्से में सोती हुई राशि को घूर रही थी। राहुल यह देखकर जल्दी से राशि को उसके कमरे में ले जाने लगा, वरना उसे पता था अगर वह कुछ पल यहाँ रुका तो राशि के साथ साथ उसे भी मानसी को डांट पनिशमेंट देनी पड़ेगी। गोइंका मिला ज्ञान का रूम। सृष्टि को नींद में आ रही थी। आज तो
जो हुआ उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। सृष्टि बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी, साथ ही उसे डर लग रहा था कि अगर उसकी फैमिली को उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर ही तो वो क्या करेगी, कैसे खुद को बताएगी। ऐसे ना जाने कितने ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। सृष्टि ने अपनी कमर बरकर कर कियान को देखा, जो गहरी नींद में सो रहा था। सृष्टि को पता नहीं क्या हुआ, वो थोड़ा कियान के करीब आई और उसके सिर पर हाथ रखकर उसका चेहरा देखती हुई बोली, सफ़ेद कबूतर, तुम्हें पता है आज जब तुमने मुझसे ये कहा कि तुम मुझे कहीं नहीं जाने दोगे तो मुझे कितना अच्छा लगा, लेकिन सच में क्या तुम मुझे कहीं नहीं जाने दोगे? तब उसके कानों में किसी की फुसफुसाने की आवाज़ पड़ी, कोई डाउट है तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। आवाज़ को सुनकर सृष्टि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी और वह धीरे से ज्ञान से दूर होने की कोशिश करने लगी। तभी ज्ञान ने अपने ऊपर खींच लिया और उसके चेहरे गले को पर हमें दोनों बाहर डालते हुए अपनी कोल्ड ओवर वॉइस में बोला, दूर जाने की अपनी नाकाम काजिश छोड़ दो, क्योंकि मेरे रहते ये इम्पॉसिबल है। सृष्टि हैरान होकर ज्ञान को देखते हुए धीरे से बोली, तुम तो सो रही थी ना? ज्ञान सृष्टि की आंखों में देखते हुए शरारत से बोला, फायदा उठाने का इरादा था क्या तुम्हारा? सृष्टि भी ज्ञान को आंखों में देखते हुए कॉन्फिडेंस से बोली, फायदा उठाना होगा तो तुम्हारे होशो हवास में उठाऊंगी, जैसे अभी। बोलकर सृष्टि ने बिना पल घबाए ज्ञान के होठों पर अपने होठ रख दिए। इतने दिन ज्ञान के साथ रहते रहते सृष्टि को किस करना आ गया था। सृष्टि ज्ञान को किस कर रही थी, वही ज्ञान ना ही उसे मना कर रहा था और ना ही उसका साथ दे रहा था। वो देखना चाहता था कि सृष्टि आखिर कार उसका फायदा कैसे उठाएगी। करीब 10 मिनट हुए थे कि सृष्टि की आंखें फूलने लगी थी। वो ज्ञान से अलग होकर जोर जोर से सांसें लेने लगी थी। ज्ञान अपने हाथ उसके सर के पीछे रखे सृष्टि को देख रहा था। सृष्टि अपने होठों को पहाड़ बनाते नाराजगी में, हंसने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए बोला, मैं कब से हंसा? सृष्टि समझ गई कि ज्ञान उसका मजाक बना रहा है। सृष्टि गुस्से में ज्ञान को घूरते हुए बोली, अगर अब आप हंसे तो मैं आपकी बाइट कर लूँगी और पूरी रात सोने नहीं दूँगी। ज्ञान शरारत से सृष्टि की आंखों में देखते हुए बोला, जाना ऐसा रात भर क्या करने वाली हो कि तुम मेरे साथ जो मुझे सोने दूंगी वही जो मैंने किया था? सृष्टि बिना सोचे समझे तपाक से बोली, सृष्टि ने सुनकर ज्ञान भी कुछ पल के लिए शॉक्ड रह गया था। सृष्टि ने बिना पल गवाए ज्ञान के ज्ञान को हल्के से बाइट कर लिया था। ज्ञान अपनी आंखें बड़ी करके सृष्टि को देखने लगा था, लेकिन अगले ही पल सृष्टि की मासूम में देखकर उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। सृष्टि ने कुछ पल के लिए ज्ञान को देखा, गाल पर तो कभी उसकी गले पर बाइट करती रही और आखिरकार थक हार कर उसके सीने पर सर रखते बोली, अब आइंदा तुम मुझसे पंगा मत लेना। ज्ञान अजीब नजरों से सृष्टि को देखते हुए अपने मन में बोला, यकीन नहीं होता कि कोई लड़की इतनी भी मासूम हो सकती है, इतनी ज़्यादा क्यूट हो सकती है। इसकी हरकतें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये 19 साल की है, इसकी शादी हो गई है। तो आगे स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।